वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी देखेंगे अपने वीएफएम का पार्ट 2। तो बेसिकली ये मिक्स सीरीज है। इसमें आपको मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी चारों मॉड्यूल से आपको केस स्टडी देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने अपना आप चूँकि आपका लगभग 20 दिन से भी कम बचा है आपके एग्जामिनेशन का, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों ने सारे मॉड्यूल को तो कवर कर ही लिया होगा और आपका प्रिपरेशन लास्ट स्टेज पे होगा। तो चलिए दोस्तों, उस प्रिपरेशन को अच्छे करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ सेट लेकर आया हूँ केस स्टडीज़ का। जैसा कि आपको पता है केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए एक इस पार्टिकुलर केस स्टडीज़ को देखते हैं। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों, तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल जाएगा जिस पे आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101 से 104 तक का जो क्वेश्चन है उसके लिए डाटा यहाँ पे दे रखा है। आपको इंटर बैंक कोड दे रखा है किसी पार्टिकुलर दिन का। देखिए दोस्तों, स्पॉट यूएसडी पर वर्सेस आईएनआर दे रखा है दोस्तों 44.30/35। ठीक है, आपको पता होगा कि ये 0.30 जो पहला वाला है वो बाइंग रेट है और जो 0.35 है दोस्तों वो है हमारा सेलिंग रेट। ये तो आपको पता है। अब देखिए दोस्तों, 1 मंथ का प्रीमियम 8-10, 2 मंथ का 12-15, 3 मंथ का 18 और 21। चलिए, ये तो चीज़ क्लियर हो गया। अब एक देखिए दूसरा डाटा दे रखा है हमें स्पॉट जीबीपी वर्सेज यूएसडी। जीबीपी क्या होता है? तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होता है। उसका दे रखा है हमें 1.8500/8510। तो 1.8500 बाइंग रेट है और 8510 हमारा सेलिंग रेट है। 1 मंथ दे रखा है 30/20, 2 मंथ दे रखा है 50/40, 3 मंथ दे रखा है 70/60। जो भी डिफरेंस ऊपर दिया गया है दोस्तों वो मंथ्स के लिए है। एंड फिक्स्ड रेट एंड देखिए बैंक मार्जिन 4 पैसा दिया हुआ है। आपको पता होगा मैंने अपने वीडियो लेसन में समझाया है कि कैसे स्टेप वाइज इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो दोस्तों, बैंक मार्जिन इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वी शुड कीप दिस पॉइंट इन आवर माइंड। ओके, सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एन एक्सपोर्टर हैज सबमिटेड एन एक्सपोर्ट डिमांड बिल फॉर $20 20,000। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि कितना डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो $20,000 का ट्रांजेक्शन हो रहा है। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इनटू एक्सपोर्टर अकाउंट। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि एक्सपोर्टर के अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। आइए इससे हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको कीवर्ड को पकड़ना है। इन सभी क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड है। सबसे पहला क्या है कीवर्ड? एक्सपोर्ट बिल है। देखिए लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डिमांड बिल। तो एक्सपोर्ट डिमांड बिल जैसे दिखा आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि बैंक जो है वो क्या करेगा? फॉरेन करेंसी को खरीदेगा। ठीक है, इसीलिए बाय रेट को अप्लाई करेंगे। ये आपको याद ध्यान रखना है कि जब भी एक्सपोर्ट बिल का केस हो तो बाय रेट को अप्लाई करना है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये डिमांड बिल है। तो चूंकि डिमांड बिल है तो स्पॉट रेट को ही अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप क्या है? स्पॉट रेट को अप्लाई करना। तो आपको पता है कि स्पॉट रेट, आप बताइए इस केस में स्पॉट रेट कितना लेंगे? 44.30 लेंगे या 44.35 लेंगे? ऑब्वियसली बात है 44.30 लेंगे क्योंकि वो हमारा बाइंग रेट है। तो स्पॉट रेट हमें मिल गया 44.30। अब बैंक का मार्जिन दे रखा है हमें 4 पैसा। और चूंकि ये बाय ट्रांजेक्शन है तो आपको पता है दोस्तों कि मार्जिन को डिडक्ट किया जाता है। आपको याद होगा मैंने समझाया था कि बाय ट्रांजेक्शन में मार्जिन को हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो मार्जिन कितना डिडक्ट करना है बताइए? तो मार्जिन यदि आप डिडक्ट करेंगे 44.30 में से 0.04 यदि डिडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 44.26 मिलेगा ना। ठीक है, तो ये इफेक्टिव रेट हुआ हमारा 44.26। तो फ्रेंड्स आपको रेट मिल गया। आपको ये पता है कितने $US का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो है हमारा $20,000। आप करना क्या है? आप रेट को $US के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20,000 टाइम्स 44.26। तो आपको आंसर मिल जाएगा 8,85,200। तो बेसिकली ये हमारा रुपीज में आया। तो यही हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, चलिए अब ये हमारा जो 101 नंबर क्वेश्चन है उसका हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। आइए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कोई एक्सपोर्ट कस्टमर है किसी बैंक का, उसने एक यूजांस बिल को सबमिट किया है कितने डॉलर का? तो $10,000 का, जो कि 60 दिन के बाद पेबल होगा। तो किस रेट पे बैंक जो है बिल को परचेस करेगी? ठीक है, तो बैंक बिल को किस रेट पे परचेस करेगी 60 दिन के बाद, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फिर से वही बात, एक्सपोर्ट बिल है, कब पेबल होगा? 60 डेज आफ्टर पेबल होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 60 डेज मतलब 2 मंथ। ठीक है, तो 2 मंथ का प्रीमियम को ऐड करना पड़ेगा स्पॉट रेट में। पहले केस में नहीं ऐड करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, उसी वक्त का वो इमीडिएट ट्रांजेक्शन हो रहा था। लेकिन सेकंड केस में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन 2 महीने बाद होगा, तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए कि स्पॉट रेट, आप देखिए यूएसडी वर्सेज आईएनआर का रेट तो फिक्स है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 44.30। और जो आपका प्रीमियम है वो कितना का महीना का लेना है? 2 महीना का। 2 महीने का प्रीमियम कितना है? 12। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे
कि इस 44.30 में से 44.30 में, और प्रीमियम को हमेशा ऐड करते हैं, तो 44.30 में 0.12 यानी 12 पैसा यानी 0.12 रुपीज़ ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 44.42। और चूंकि ये बाय ट्रांजेक्शन है, साफ साफ लिखा हुआ है बैंक परचेज कर रही है तो बाय ट्रांजेक्शन हुआ। तो बाय ट्रांजेक्शन मतलब कि मार्जिन को क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो मार्जिन कितना है अपना, 4 पैसा है, तो 44.42 में से 4 पैसा घटा दीजिए तो इफेक्टिव रेट कितना मिल गया, 44.38। आप बताइए कितने यूएस डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो 10,000 यूएस डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो फाइनल रेट तो वो कितना निकलेगा, तो आप क्या आपसे रेट ही पूछा गया है, तो पहले केस में आपसे अमाउंट पूछा गया था, यहाँ पे केवल रेट ही है, तो अमाउंट निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्पॉट जीबीपी वर्सेस आईएनआर रेट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉस रेट का कंसेप्ट अप्लाई होगा, मैंने समझाया है अपने वीडियो लेसन में। आपको यूएसडी वर्सेस आईएनआर रेट दे रखा है, जीबीपी वर्सेस यूएसडी रेट दे रखा है, तो आप जीबीपी वर्सेस आईएनआर रेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको यदि क्रॉस रेट का कंसेप्ट नहीं पता है तो मेरे बीएफएम मॉड्यूल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझिए और मिलाइए कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। चलिए तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, क्रॉस रेट जो बिड रेट होगा वो क्या होगा, यूएसडी डिवाइडेड बाय आईएनआर टाइम्स जीबीपी डिवाइडेड बाय यूएसडी। तो यहां से क्या होगा, यूएसडी कैंसिल हो जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 81.9550। तो बेसिकली ये एक हमारा इंटर बैंक रेट है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मर्चेंट रेट पे आने तक हम लोगों ने, अब देखिए हमें ये तो इंटर बैंक रेट है, हमें आना कहाँ पे है, हमें आना है मर्चेंट रेट पे। तो मर्चेंट रेट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पैसा का जो मार्जिन है वो डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने बताया है कि बाइंग वाले केस में मार्जिन को हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो आप 81.9550 से 4 पैसा डिडक्ट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 81.9150। और आस्क रेट कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 44.35 टाइम्स 1.8510 इज इक्वल टू 82.0919। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये आखिर हमने क्या किया। सबसे पहले इंटर बैंक रेट हम लोगों ने निकाला, कितना निकला 81.9550। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंटर बैंक रेट निकला, और हमको मर्चेंट रेट पे आना है। तो हम लोगों ने मर्चेंट रेट पे आने के लिए क्या किया कि मार्जिन को ऐड कर दिया। कितना मार्जिन ऐड किया, 4 पैसा मार्जिन ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया 82.1319। और इसको हम लोगों ने नियरेस्ट 25 पैसा से राउंड ऑफ किया तो फाइनल आस्क रेट हमें मिल गया 82.092505। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक्सपोर्ट कस्टमर है, वो क्या कर रहा है, वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाह रहा है जीबीपी के सेकंड मंथ के लिए। तो क्या रेट कोट होगा कस्टमर के द्वारा। दोस्तों ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान आपको कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट ये है कि प्रिंसिपल हमें ये फॉलो करना है कि बाय लो सेल हाई, ये प्रिंसिपल है। अब देखिए ट्रांजेक्शन क्या है दोस्तों, इज फॉर बाय फॉर बैंक। तो बैंक खरीद रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बुक हो रहा है तो बैंक खरीद रही है। तो बैंक क्या क्या चाहेगी कि लोएस्ट रेट जो होगा उसे फाइंड करना चाहेगी, ठीक है, जो कि कस्टमर को ऑफर होगा। अब देखिए तो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेकंड मंथ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकंड मंथ का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड मंथ का क्या मतलब हुआ कि सेकंड मंथ के पहले दिन में, जैसे अभी मान लीजिए अगस्त चल रहा है, ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर के पहला दो दिन, ठीक है, तो उसमें ये पार्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑन फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ, ठीक है दोस्तों। तो फंडामेंटल रेट डिसाइड होगा। तो सबसे पहले हमें जीबी वर्सेस आईएनआर निकालना है, तो क्रॉस रेट से निकालेंगे। अब क्रॉस रेट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 मंथ यूएसडी वर्सेस आईएनआर है उसको 2 मंथ जीबी वर्सेस आईएनआर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मंथ यूएसडी वर्सेस आईएनआर निकालेंगे। स्पॉट बाय रेट कितना है अपना 44.30। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, बार बार इस पार्टिकुलर डाटा का यूज होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर यहाँ पे सॉल्व करें दोस्तों। तो स्पॉट रेट अपना कितना है दोस्तों 44.30 है, और हमें 2 मंथ का रेट बताना है। पहला मंथ का प्रीमियम है 8 पैसा और दूसरे मंथ का प्रीमियम है 12 पैसा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेकंड मंथ का है, और आपको मैंने बताया था कि जब भी बाय का केस हो और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड मंथ हो तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहला मंथ प्रीमियम को ही केवल यूज करेंगे, सेकंड मंथ के प्रीमियम को नहीं यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में सारे के सारे कंसेप्ट का एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। वी विल इग्नोर द सेकंड मंथ प्रीमियम। तो दोस्तों पहला मंथ का प्रीमियम यदि लिया जाए तो हमें मिलेगा 8 पैसा। और फ्रेंड्स आपको पता है प्रीमियम को हमेशा ऐड करना है, तो 44.30 जो कि हमारा स्पॉट रेट है उसमें 0.08 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 44.38। अब हमें क्या निकाला, ये हम लोगों ने पहला पार्ट निकाल लिया, यूएसडी वर्सेस आईएनआर को हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब बताइए जीबीपी वर्सेस यूएसडी निकालते हैं 2 महीने के लिए। तो यहाँ पे बाय रेट कितना है 1.8500। अब यहाँ पे डिस्काउंट है, देखिए सब में डिस्काउंट दिया हुआ है, आप पढ़िए इसको। यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है 30, 20, 50, 40 सब डिस्काउंट ही तो है, और ऊपर वाला अपना प्रीमियम था। तो दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्काउंट रेट है, ठीक है दोस्तों। तो डिस्काउंट रेट है तो फर्स्ट वन मंथ का डिस्काउंट है 0.0030 पैसा और 2 मंथ का डिस्काउंट है 0.0050 पैसा। बैंक खरीद रही है तो हमें प्रिंसिपल याद रखना है, लो बाइंग लो,
तो बैंक जो है सेकेंड मंथ डिस्काउंट को अप्लाई करेगी जो कि ज़्यादा है, और रेट हो जाएगा 1.8450, और हमें इन दोनों रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस रेट का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो पहले केस में हमें मिला 44.38 और दूसरे केस में मिला हमें 1.8450, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 81.8811। तो बेसिकली ये जो रेट निकला अपना वो है हमारा इंटर बैंक रेट। तो अब फिर से देखिए, इंटर बैंक रेट हमने निकाल लिया, हमें आना किस पे है, मर्चेंट रेट पे। तो मार्जिन को डिडक्ट करेंगे, कितना मार्जिन है, 4 पैसा मार्जिन है, तो फाइनल रेट कितना हो जाएगा 81.8411। इसको नियरेस्ट 25 पैसा से राउंड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 81.8400। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, उसमें कॉमर्शियल इनवॉइस को प्रेजेंट किया गया है, मेड आउट इन द नेम ऑफ एलसी एप्लीकेंट। किसके नाम में था, वो एलसी एप्लीकेंट के नाम में था। हाउएवर एप्लीकेंट एड्रेस हैज नॉट बीन मेंशन, तो एप्लीकेंट का एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। तो इशूइंग बैंक ने इस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एड्रेस जो नहीं था इसमें, और उसने ये दिया कि आर्टिकल 2 यूसीपीडीसी 600 में ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या ये रिजेक्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हाँ ये करेक्ट है, ऑप्शन बी कह रहा है नहीं ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 2 जो यूसीपीडीसी 600 का है उसमें केवल एलसी एप्लीकेंट का ही नाम कहता है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एप्लीकेंट का एड्रेस को मेंशन करना। और सी कह रहा है कि आर्टिकल 2 क्लियर नहीं है इसके बारे में, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। आप बताइए क्या सही है? आपने यूसीपीडीसी का रूल पढ़ा होगा, मैंने वीडियो लेसन में समझाया भी है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि एलसी जो एप्लीकेंट है उसके एड्रेस की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक बैंक ऑफ राजस्थान है, उसने एक एलसी इशू किया। कितने अमाउंट का एलसी है? तो $1,00,000 का एलसी है। कब इशू किया? तो 10 मई 2016 को इशू किया। किसके फेवर में इशू किया? तो एबीसी बैंक लिमिटेड के फेवर में इशू किया। समझिए, एलसी किसने इशू किया? बैंक ऑफ राजस्थान ने। किसके फेवर में? एबीसी बैंक के फेवर में। कितने अमाउंट का? 1,00,000 का। कब? तो 10 मई 2016। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। और वो न्यूयॉर्क का फर्म है। शिपमेंट का लास्ट डेट था 10 जून 2016 यानी 1 महीने बाद, और नेगोशिएशन का लास्ट डेट था 30 जून 2016 यानी जून का एक और लास्ट दिन तक 30 जून। ठीक है। गुड्स को शिप किया गया 5 मई 2016 को। डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया नेगोशिएटिंग बैंक को 15 मई 2016 को। दोस्तों आपको एलसी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि नेगोशिएटिंग बैंक कौन होता है, इशूइंग बैंक कौन होता है, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो गुड्स है उसको शिप किया गया 5 मई 2016 को। डॉक्यूमेंट को नेगोशिएटिंग बैंक के लिए प्रेजेंट किया गया 15 मई 2016 को। तब जब डॉक्यूमेंट को बैंक ऑफ राजस्थान भेजा गया रिमबर्समेंट के लिए नेगोशिएटिंग बैंक के द्वारा, तो बैंक ऑफ राजस्थान ने पेमेंट के लिए रिफ्यूज किया। किस ग्राउंड पे? पहला ग्राउंड ये था कि जो डेट ऑफ शिपमेंट है, बताइए डेट ऑफ शिपमेंट कब है? 5 मई 2016 का। और डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एलसी कब है? डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एलसी 10 मई 2016 का। तो बैंक ऑफ राजस्थान ने ये बोला कि आप देख सकते हैं कि जो 5 मई है जिस दिन हमारा शिपमेंट हुआ है वो तो एलसी के ओपनिंग से पहले का डेट है, तो आपने कैसे इसे, तो इस बेसिस पे हम इसे क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं पेमेंट को। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसने ये बोला कि जो इनवॉइस का डेट है वो एलसी के डेट से पहले से है। ठीक है। तो ये दो बेसिस पे उसने इसे रिफ्यूज किया। अब बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आर्टिकल 14 पे आ जाइए यूसीपीडीसी का। तो डॉक्यूमेंट को डेट हम लोग ओपनिंग ऑफ एलसी से पहले नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉन पेमेंट जस्टिफाइड है। फिर ऑप्शन नंबर 2 है आर्टिकल 14 ऑफ यूसीपीडीसी 600। तो डेट ऑफ शिपमेंट कैन नॉट बी प्रायर टू डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एलसी। ऑप्शन 3 करा है बोथ 1 and 2। ऑप्शन 4 करा नन ऑफ द। दोस्तों यूसीपीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आर्टिकल को जो चीज़ मैंने समझाया है अपने वीडियो लेसन में उसे पढ़ के जाइए अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड जहाँ तक बात है इस क्वेश्चन के आंसर का, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। तो सबसे आइए जरा देखते हैं कि आर्टिकल 14 जो यूसीपीडीसी का है वो कहता क्या है। उसमें ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट जो एलसी के अंदर होता है उसका डेट, जैसे इस केस में उसका डेट जो है एलसी के डेट से प्रायर हो सकता है, लेकिन दिस शुड नॉट बी डेटेड लेटर देन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों। तो ये जो ओपनिंग बैंक ने रिफ्यूज किया वो गलत है। ठीक है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है। तो ये जो अपना 5 मई और 10 मई का कंसेप्ट था आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक एलसी ने मेंशन किया आर्टिकल 20 यूसीपीडीसी इंडिकेटिंग ऑफ अ पोर्ट ऑफ लोडिंग, port of discharge that the goods have been loaded on the board as a named vessel is required while negotiating the LC. When the document came for negotiation, the bill of lading evidencing Bangkok as the port of loading with addition of the word via Singapore to indicate that there will be transshipment in Singapore, Rotterdam as per the port of discharge, vessel Y as the ocean vessel. Negotiating bank refused to accept the document and returned by mentioning reason a bill of lading is required covering a port-to-port shipment from Bangkok to Rotterdam and thus violated Article 20. तो क्या ये जो नेगोशिएटिंग बैंक का रिजेक्शन है वो राइट है? दोस्तों ये राइट नहीं है। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, कोई भी बिल ऑफ लैडिंग हो जो कि ट्रांसशिपमेंट को इंडिकेट कर रहा है, विल और मे टेक प्लेस इज एक्सेप्टेबल एवन इफ द क्रेडिट प्रोहिबिट ट्रांसशिपमेंट इफ द गुड्स हैव बीन शिप्ड इन अ कंटेनर, ट्रेलर और लैस बार्ज एज एविडेंस बाय द बिल ऑफ लैडिंग। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
मिस्टर प्रकाश कुमार जो कि ब्रांच मैनेजर है एलपीबीसी बैंक के कैंप ब्रांच पुणे में, वाज अप्रोच्ड बाय देयर क्लाइंट मिस्टर सुरेश चंद विद अ रिक्वेस्ट टू ओपन अ इंपोर्ट एलसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द एलसी वाज सैंक्शनड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड द इंपोर्टर मिस्टर सुरेश चंद रिक्वायर्ड सम टाइम टू comply with the sanction condition like depositing of margin money etc. The importer Mr. Suresh Chand requested Mr. Prakash Kumar, branch manager LPPC Bank Pune camp, that though the bank cannot open LC until sanction term are complied with, the bank should send a pre-advice of LC by swift message as under: opened LC number इतना on इतना for US dollar इतना, applicant Sharmila Enterprise Private Limited, Clarica INC न्यूयॉर्क USA कवरिंग टाइटल। तो दोस्तों ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ समझाने की जरूरत है नहीं इसमें। तो एक मिस्टर प्रकाश कुमार है, ब्रांच मैनेजर है, उन्होंने उनको किसने अप्रोच किया? तो सुरेश चंद एक इंपोर्टर उन्होंने अप्रोच किया। ठीक है, एलसी को सैंक्शन किया गया अथॉरिटी के द्वारा और मिस्टर सुरेश चंद को कुछ टाइम चाहिए कि वो सैंक्शन कंडीशन से कंप्लाई करें, जैसा कि मार्जिन मनी को डिपॉजिट करना, तो कुछ टाइम चाहिए। तो उसने रिक्वेस्ट किया सुरेश चंद ने ब्रांच मैनेजर को, आप दैट कि बैंक तो एलसी ओपन नहीं करेगी जब तक सैंक्शन टर्म कंप्लाई होगा, तो बैंक एक प्री एडवाइस दे दे। ठीक है, स्विफ्ट के द्वारा किसको दे दे? तो शर्मिला एंटरप्राइज को। कितने US डॉलर का? 50,000 US डॉलर का। अब बताइए, पहला क्वेश्चन है, वेदर द प्री एडवाइस विल एक्ट एज एलसी एंड नेगोशिएशन इज पॉसिबल। क्या ये जो प्री एडवाइस है दोस्तों, ये एलसी की तरह काम करेगा और इस बेसिस पे क्या नेगोशिएशन पॉसिबल है? यस या नो? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, तो पहला देखिए, पहला का आंसर है दोस्तों नो, ऐसा प्री एडवाइस एलसी की तरह काम नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी फर्दर वर्ड इन प्री एडवाइस टू बी रिटन एज पर यूसीपीडीसी 600 सो दैट प्री एडवाइस डज नॉट बिकम एलसी अंडर यूसीपीडीसी। अब प्रश्न ये है कि क्या इसके, देखिए इतना तो लिख दिया उसने, इसके अलावा और क्या लिखा जाए ताकि ये जो प्री एडवाइस है वो एलसी की तरह काम नहीं करे एज पर आर्टिकल 200 यूसीपीडीसी। अब बताइए, यूसीपीसी 600 प्री एडवाइस ओनली कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग डिटेल टू फॉलो। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका डिटेल्स टू फॉलो। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एबीसी बैंक ने एक एलसी ओपन किया, ठीक है, जिसमें हर 100 मिलियन टन ऑफ एक्स प्रोडक्ट था, 200 मिलियन टन ऑफ वाई प्रोडक्ट था। टोटल एलसी वैल्यू जो है वो 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पार्सल शिपमेंट अलॉड है। डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया एक ड्राइंग में फॉर फुल एलसी वैल्यूज ऑफ US डॉलर 10 लाख बट a separate set of document relating to each item represented by invoices as follows। तो 120 मिलियन टन ऑफ एक्स एट यूनिट प्राइस ऑफ US डॉलर 5,000 पर मिलियन टन, तो कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। 160 मिलियन टन ऑफ वाई एट यूनिट प्राइस ऑफ 2500 पर मिलियन टन, तो आपको हो जाएगा 4 लाख। तो आपको कुछ क्वेश्चन को आंसर करना है। शुड द इशूइंग बैंक रिजेक्ट द क्लेम फॉर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यस। आर्टिकल 30 जो कहता है उसमें ये कहा गया है कि टॉलरेंस 10% का दिया जाता है, और यहाँ देखिए आप 15% से ऊपर का टॉलरेंस है, 10% ज़्यादा है, यहाँ 20% का टॉलरेंस है, तो ऑब्वियसली बात है रिजेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा अपने फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन, उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा एलसी से क्वेश्चन। अब हम लोग जरा देखते हैं बॉन्ड से क्वेश्चन, मैकलॉ ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि बैंक 3 साल का बॉन्ड होल्ड कर रही है, इसका फेस वैल्यू दे रखा है 1000, कूपन रेट दे रखा है 7%, यील्ड दे रखा है 9%, तो मैकलॉ ड्यूरेशन निकालना है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। बेसिकली एक टेबुलर मेथड है जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, बेसिकली आप 4 कॉलम बनाइए, 5 कॉलम बनाइए और दोस्तों 4 रो बनाइए। तो पहले कॉलम में अपना टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 1, 2, 3 और लास्ट में दोस्तों सम। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रो में इनफ्लो आएगा, थर्ड रो में प्रेजेंट वैल्यू एट द यील्ड ऑफ 9% आएगा, और चौथे कॉलम में हम लोग ए और सी में जो हमारा डाटा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम पीरियड अपना कितना साल का है? 3 साल का है, तो हम लोग 1, 2, 3 लिखे। इनफ्लो बताइए पहले साल में इनफ्लो कितना होगा? तो दोस्तों कूपन रेट है 7%, किसका 7%? तो 1000 का 7% कितना होता है? तो 70 होता है। तो पहले ईयर में इनफ्लो होगा 70, दूसरे ईयर में इनफ्लो होगा 70, लेकिन जो तीसरा ईयर होगा उसमें 1000 भी मिलेगा और 70 भी मिलेगा, यानी कि 1070 मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने थर्ड ईयर में 1070 लिखा है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है बताइए? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है C/1 + R होल टू द पावर n। याद है आपको? तो बताइए C यहाँ पे फर्स्ट केस में कितना है? 70। R कितना है दोस्तों? R आपको दे रखा है, ये R आपको लेना है दोस्तों 9% पे। ध्यान देना है दोस्तों, R किस परसेंट पे लेना है? 9%, यानी 1.09। और चूंकि पहला साल है तो पावर 1 कीजिएगा, तो आप क्या कीजिए 70 को 1.09 से डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 64.22। क्लियर है? अब आ जाइए सेकंड ईयर पे, 70 को डिवाइड कीजिए 1.09 के स्क्वायर से, तो आपको आंसर मिलेगा 58.92। चलिए थर्ड केस में आ जाइए, 1070 को डिवाइड कीजिए 1.09 की होल टू पावर 3 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 826.23। आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया और सभी को जोड़ दीजिए, तो आपको
949.37 मिलेगा। अब क्या करना है, पहले रो का, रो नंबर ए का जो डाटा है और रो नंबर सी का जो डाटा है उसको मल्टीप्लाई करना है। आइए 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 64.22 से और उसको नीचे वाले रो में लिख दीजिए, कितना होगा 64.22 ही होगा। 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 58.92 से तो आपको मिल जाएगा 117.84। ऐसे ही कीजिए, आप सभी को जोड़िए तो 2660.75। ये चार्ट आपने बना लिया, समझिए कि आधा काम खत्म, आधा से ऊपर काम खत्म। अब मैक्लॉड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है पीवी टाइम्स टी डिवाइडेड बाय पीवी। यानी कि आपको करना क्या है कि जो आपका डी नंबर रो है उसका जो आउटपुट मिला, कितना आउटपुट मिला, कितना सम मिला 2660.75, इसे नंबरेटर में लिख दीजिए। और जो हमारा सी नंबर रो है उसका जो आउटपुट है, उसका जो सम है वो कितना है 949.37, इसको आप लोग लिख दीजिए कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, और डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.82। ये क्या निकला हमारा, मैक्लॉड ड्यूरेशन। चीज़ें क्लियर है आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्लॉड ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों आपको पता है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है वो मैक्लॉड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + YTM होता है। YTM क्या है दोस्तों, यील्ड टू मैच्योरिटी। अब यील्ड टू मैच्योरिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा था 9%, तो बेसिकली 1 + 0.09 कितना हो जाएगा, 1.09 हो जाएगा। और मैक्लॉड ड्यूरेशन हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया है जो कि है हमारा 2.82। आप बेसिकली क्या करेंगे कि 2.82 को 1.09 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.59। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। अब देखिए यील्ड बताइए, शुरू में यील्ड कितना था, 9% था। अब देखिए यील्ड बदल के हो गया 9.20, कितना बढ़ा, 0.20% बढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों यील्ड बढ़ेगा या घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड के प्राइस में भी तो चेंज आएगा। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बॉन्ड के प्राइस में, बॉन्ड का जो वैल्यू है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आज दोस्तों इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ, आपको फॉर्मूला शायद याद होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो हमारा बॉन्ड का वैल्यू में परसेंटेज चेंज होता है वो 2 चीज़ का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। किस किस चीज़ का, तो 2 चीज़ का प्रोडक्ट है। पहला चीज़ है हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन और दूसरा चीज़ है हमारा न्यूमेरिकल चेंज इन यील्ड। यानी यील्ड में कितना न्यूमेरिकल चेंज हुआ है बताइए, 0.20 का चेंज हुआ है। और अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है हम लोगों ने निकाला है ना ऊपर, 2.59। तो आपको करना क्या है कि 2.59 को 0.20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए कितना होगा, तो वो हो जाएगा अपना 0.52। बेसिकली ये 0.52 हमारा क्या निकला, ये हमारा परसेंटेज चेंज दे रहा है। किस चीज़ का परसेंटेज चेंज, तो बॉन्ड के वैल्यू में कितना परसेंटेज चेंज आया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे गलती होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है और आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ बॉन्ड। देखिए पहले क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज पूछा गया था और अब पूछा गया है कि चेंज इन वैल्यू। तो अंतर समझ में आ रहा है। चलिए तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अब परसेंटेज चेंज 0.52 जो हमने निकला वो किसका परसेंट है, तो वो तो बॉन्ड के प्रेजेंट वैल्यू का ही तो परसेंट है। और बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू है कितना, तो वो है दोस्तों 949.37। हम लोगों ने निकाला है पीवी, आप देख सकते हैं इस टेबल में। इस टेबल में देखिए पीवी हम लोगों ने निकाला है 949.37। तो आपको करना क्या है कि 0.52 को 0.52% ऑफ 949.37 निकाल लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.94। दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये सब आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस और MCQs और केस स्टडी आपके लिए मैं डेली बेसिस पे लाता रहूँ अपने एग्जामिनेशन तक। तो फ्रेंड्स आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इस तरह के वीडियो लाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब देखिए उसी क्वेश्चन का पार्ट है, हम लोगों ने चेंज इन बॉन्ड निकाल लिया, चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड निकाल लिया। अब नया वैल्यू कितना होगा, तो बहुत सिंपल है। तो अपना न्यू वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ओल्ड वैल्यू माइनस चेंज इन वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितना था 949.37 था, चेंज कितना क्या आया 4.94 का चेंज आया, तो नया वैल्यू कितना होगा 944.43 होगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा यील्ड है और बॉन्ड प्राइस है उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यील्ड यहाँ पे बढ़ा है तो बॉन्ड प्राइस घटेगा। चीज़ें क्लियर है आपको, ये आपको दिमाग लगाना होगा, ऐसा नहीं कि बढ़ा देना है। यील्ड जब बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटता है, ये दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शन को भी देखिए आप, इसे आंसर पता कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन मॉड्यूल डी से है। आप देख सकते हैं वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन में कर पा रहे हैं। तो देखिए इसमें डाटा हमें दे रखा है बंधन बैंक के बारे में 31 मार्च 2016 का। एक टेबल है आपके सामने, एसेट दे रखा है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ₹6,000 लाख, रुपीज़ इन लाख 7,000, सब स्टैंडर्ड 3,00,000 इन लाख। देखिए ये जो अपना लास्ट कॉलम है वो लाख में रुपीज़ है, ध्यान देना है। सब स्टैंडर्ड 3,000, डॉटफुल में 2 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। डॉटफुल फॉर लेस देन 1 ईयर 1,000, डॉटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर 500 और डॉटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर अपना 300 है। तो आपको प्रोविजनिंग बताना है। तो सबसे पहले अब देखो प्रोविजनिंग पे मैंने 3 लेसन बनाए हैं, मैंने अच्छे समझाया है प्रोविजनिंग को। ठीक है, तो आपको बेसिकली कुछ याद रखना होगा कि इस पर्टिकुलर केस में कितना % प्रोविजनिंग होता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि स्टैंडर्ड अकाउंट के रेफरेंस में बताओ कि प्रोविजनिंग कितना होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सब स्टैंडर्ड में बताओ प्रोविजनिंग कितना होगा। ठीक है दोस्तों,
आइए, तीसरा क्वेश्चन में DF1 में पूछा गया है, तो चौथा क्वेश्चन में DF2 में पूछा गया है, और लास्ट क्वेश्चन में DF3 में पूछा गया है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को बनाने का एक मैं टेबल सब मेथड से समझाता हूँ आपको। आप क्या कीजिए, 4 कॉलम बनाइए, ठीक है, और आप देख सकते हैं 4 कॉलम आपने बनाया, और दोस्तों आप 7 रो बनाइए। पहला कॉलम आपका कैटेगरी है, दूसरा कॉलम आपका परसेंटेज ऑफ प्रोविजन है, तीसरा कॉलम आपका टोटल प्रोविजन है, और चौथा कॉलम आपका अमाउंट ऑफ प्रोविजन है। और दोस्तों पहला जो रो है उसमें तो देख ही लिया आपने। सेकंड रो में आ जाइए। सेकंड रो में आप बात करते हैं स्टैंडर्ड एडवांस का। आपको याद होना चाहिए कि 0.40% होता है, ठीक है। आपको बताइए 7,000 कहाँ से आया, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए इस चार्ट में दिया हुआ है, ये जो टेबल था दोस्तों इसमें 7,000 दिया हुआ है ना स्टैंडर्ड अमाउंट, तो 7,000 का आप क्या कीजिए 0.40% निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 28। यही हमारा अमाउंट ऑफ प्रोविजन यहाँ आ जाएगा। अब इसके नीचे वाले कॉलम रो में आ जाइए, तो सब स्टैंडर्ड है उसे 15% होता है, तो 15% किसका, तो 3,000 का। तो ये 3,000 कहाँ से आया, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3,000 यहाँ से आया, तो 3,000 का 15% कितना होगा, 450 होगा। DF1 देखिए, DF1 में 2 चीज़ होता है, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो सिक्योर्ड वाले में 25% का प्रोविजनिंग होता है, अनसिक्योर्ड वाले में 100% का प्रोविजनिंग होता है। आपको ये चार्ट को याद रखना है, मैंने ट्रिक से समझाया था अपने वीडियो लेसन में कैसे आप इसे याद करेंगे, ठीक है। तो ये 500 कहाँ से आया, तो देखिए अपना यहाँ 500 अपना दे रखा है, ठीक है, DF1 और DF2 का 500 दे रखा है, तो आप उसे पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपको आंसर मिलेगा 625। DF2 आपका हो जाएगा 300 इंटू 40% और 200 इंटू 110%। तो सभी को आप जोड़ेंगे तो 1723 आपका फाइनल आंसर आएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेसर्स बचकन LLP एक बैंक है चाइना का, वो मेंटेन कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट ब्रांच से एक अकाउंट। तो आप यदि फॉरेक्स ऑफिसर हैं तो आप कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो जो बचकन LLP का आपके ब्रांच के साथ अकाउंट है उसे क्या कहेंगे, पहला नॉस्ट्रो अकाउंट, दूसरा वॉस्ट्रो अकाउंट, तीसरा लॉरो अकाउंट, चौथा मिरर अकाउंट, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बचकन LLP ने जो अकाउंट मेंटेन किया है आपके ब्रांच के साथ उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है उसे हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यदि समझना है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो और ये सब के बारे में तो डिटेल में चले जाइए मेरे AVM के मॉड्यूल B के प्लेलिस्ट में, मैंने सभी को क्लियर किया है। अब आइए, आपने ये बता दिया कि वॉस्ट्रो अकाउंट है, अब उसने क्या किया, वो 20 मिलियन रुपीज़ US$ के अगेंस्ट परचेज करना चाह रहा है आपके पास, इंटर बैंक रेट दे रखा है इतना, तो आप कितना रेट कोट करेंगे। तो दोस्तों आप करेक्ट आंसर होगा 31.2500। कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए वॉस्ट्रो का मतलब क्या होता है, नॉस्ट्रो मतलब होता है आवर्स और वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर्स। तो बचकन LLP है तो उसका अकाउंट योर्स अकाउंट विथ अस है, इसीलिए क्या कहलाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ दोस्तों। तो कितना मिलियन रुपीज़ वो खरीदना चाह रहा है, 20 मिलियन रुपीज़। इसका मतलब क्या हो गया कि वो US$ को बेचेगा और रुपीज़ को खरीदेगा। तो यदि वो US$ हमें बेच रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, US$ खरीद रहे हैं ना, ठीक है। तो इस केस में बाइंग रेट अप्लाई होगा, और बाइंग रेट है कितना अपना, तो बाइंग रेट है 312500, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि डील स्ट्रक हो गया तो आपके ब्रांच अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो देखिए वो क्या करना चाह रहा है, इंडियन रुपीज़ खरीदना चाह रहा है, तो वो अकाउंट क्या करेगा, दे विल क्रेडिट आवर अकाउंट विद US$, ऑब्वियस सी बात है। टोटल अमाउंट ही वांट टू बाई 20 मिलियन रुपीज़ विच इज़ 2 करोड़। तो क्रेडिट कितना करेगा, तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 31.2500 यानी 6,40,000। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो लेसन और लाएं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और दोस्तों लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जो लोग हैं जो CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी बेनिफिट हो। धन्यवाद।